तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने पिछले सेशन में ही अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर आप इसको परीक्षाओं की दृष्टि से केवल ना देखें तो ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी पाठ है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जो आप रोज अपने आसपास, अपने घर में, अपने माता पिता या किसी और लोगों के साथ या स्वयं आपके साथ जो चीजें घटित होती हैं जब आप बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं इस बारे में कि किस तरह एक इंसान पर, एक मनुष्य पर बाजार का जादू चलता है। बाजार की जो चकाचौंध है वो कैसे उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है कि उसे आवश्यकता नहीं होने पर भी वो अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो इस चीज से कैसे बचें, ये भी इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में अपना जो अंतिम हमारा जो हमने पंक्तियां पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि लेखक कहते हैं कि जब हमें पता ना हो कि क्या लेना है, बाजार दर्शन के बारे में बात हो रही थी, बाजार के जादू के बारे में बात चल रही थी, और लेखक अपने दो मित्रों और एक पड़ोसी का उदाहरण देकर यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह बाजार का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं जब आपको पता ना हो कि तुम्हें क्या लेना है तो सभी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेंगी। यानी कि जब तुम्हारा मन खाली होगा, यानी कि जब तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें क्या लेना है, तो सारी चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं और जिसका परिणाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या लेना है, क्या चीज आपको चाहिए। और उससे क्या होता है कि आपके जो अनावश्यक पैसे हैं, जो यानी कि जो जरूरी सामान के लिए, जरूरी चीज के लिए, जरूरी काम के लिए आपने पैसा रखा हुआ है, वो हमेशा वेस्ट होता है, यानी कि आप हमेशा नुकसान ही झेलते हैं। तो ये तो यहाँ तक की बात हुई। और उसके बाद लेखक ने कहा कि बाजार का जादू, इससे कैसे बचा जाए। ये बात लेखक अपने इस पाठ में बता रहे हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। बाजार जो एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था कि बाजार एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। और अगर मन खाली हो तो बाजार जाना नहीं चाहिए। अगर आपका मन खाली है, यानी कि आपको नहीं पता आपको क्या लेना है, तो आपको कभी भी बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद भी कर लेते हैं तब भी मन यहाँ से वहां घूमता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मन होता है, हम आंखों को एक बार के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अपने मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को हम नहीं रोक सकते। तो अगर हम एक बार के लिए आंखें बंद भी कर ले, तब भी जो हमारा मन है वो यहाँ से वहां घूमता रहता है। अगर आप, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो आप अंतरिक्ष के बारे में भी सोच सकते हो, और आप सोच रहे हो कि आप अंतरिक्ष यान में बैठे हो और आप अंतरिक्ष पर पहुंच गए, या आप दूसरे देश में चले गए, या कुछ ऐसी असंभव चीजें। मन जो है वो कभी भी हमारा स्थिर नहीं हो पाता है, मन पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो यहाँ पर मनुष्य को धीरे धीरे इस चीज को सीखना होगा कि वो कैसे अपने मन पर नियंत्रण करे, कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। व्यक्ति की जेब भरी हुई है और तो और उसका मन भी भरा हुआ है, यानी कि उसको नहीं किसी चीज से कोई लेना है, उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मन पर नियंत्रण कर चुका है, उसका मन जो है वो स्थिर है,
तो फिर बाजार उस पर कोई भी असर नहीं कर सकता, बाजार का जादू उस पर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो लेकिन अगर जेब भरी है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है कि अगर आपकी जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा। अगर जेब भरी है, जेब में काफी पैसा है और मन खाली है, यानी कि बहुत ज्यादा आप मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी चीज लेनी है, आपका मन खाली है, आप कुछ भी सोचकर नहीं आए हैं, तो आप जो व्यक्ति है वो बिना सोचे विचारे सामान खरीदने लगेगा। और बाजार के जादू से बचने के लिए व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष एवं आत्म नियंत्रण होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को बाजार के जादू से बचने के लिए, बाजार के आकर्षण से बचने के लिए उसमें आत्म संतोष होना चाहिए, आत्मिक संतोष होना चाहिए कि अरे यार कोई बात नहीं, आज मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश रहूं क्योंकि आज मेरी इस सामान को लेने की हैसियत नहीं है, या दूसरी चीज कि इस सामान की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। तो एक आत्म संतोष और दूसरा आत्म नियंत्रण, ये दोनों जरूर होने चाहिए बाजार के जादू से बचने के लिए, बाजार के आकर्षण से बचने के लिए, जिससे कि वो किसी भी लालच में ना पड़े। अगर दोनों चीजें हैं आदमी के अंदर, आत्म संतोष भी है कि उसको लगता है कि आज मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, काफी है, इनफ है, मैं उन्हें कुछ टाइम तक चला सकता हूं, लेकिन अगर उसके मन में आत्म संतोष नहीं है, वो केवल 4 जोड़ी कपड़ों से खुश नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो 4 जोड़ी कपड़े और खरीदेगा। लेकिन और दूसरा आत्म नियंत्रण, यानी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो मेरे पास पैसे हैं वो जरूरत के पैसे हैं, तो अभी मैं इस सामान को नहीं खरीदता हूं, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे, मेरी आवश्यकता होगी, तब मैं इस पैसों को खरीदूं, इस चीज को खरीदूंगा। तो इस तरह का एक आत्म नियंत्रण भी इंसान के अंदर अगर होगा तो वो जल्दी से बाजार के उस जादू के कारण, उस आकर्षण के कारण, उस चकाचौंध के कारण बाजार के जादू में नहीं पड़ेगा, बाजार के लालच में नहीं पड़ेगा। लेखक अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अभी तक लेखक अपने 2 मित्रों का एग्जाम्पल दे चुके हैं। एक वो मित्र जो कि बाजार गए हैं जरूरी सामान लेकर, लेकिन लेकर आए हैं बहुत सारा अनावश्यक सामान और उनके साथ ऐसा तक हो गया कि उनके पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और दूसरा उनका यह मित्र जो बाजार गया है लेकिन खाली हाथ वापस आया है, क्योंकि उनको लगा कि बाजार में तो कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं है जो उनको पसंद ना आई हो, जो उनको अच्छी ना लगी हो। तो वो कहते हैं अगर मैं एक चीज लेता तो मेरी बाकी अच्छी चीजें छूट जाती, अगर मैं दूसरी चीज लेता तो मेरी दूसरी चीज अच्छी छूट जाती, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाया। यानी कि उन्होंने अपने आप पर आत्म नियंत्रण किया, अपने आप पर उन्होंने नियंत्रण किया, अपने आप को बाजार के जादू में पड़ने से बचाया। अब तीसरा एग्जाम्पल लेखक अपने एक पड़ोसी का देते हैं और कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से चूरन बेच रहे हैं, 10 वर्षों से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भगत रोज चूरन बेचने जाता है, वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी के लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि वो जो व्यक्ति है, भगत नाम के व्यक्ति जो उनके पड़ोसी हैं, वो पिछले 10 से 15 वर्षों से चूरन बेच रहे हैं और तब से आज तक उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो केवल और केवल 6 आने का चूरन रोज बेचते हैं। जब उनकी 6 आने तक की बिक्री हो जाती है, देखिए यहाँ पे 6 आना बताया गया है, तो क्योंकि तब ये रुपया जो था ये 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, इस तरह से
हुआ करता था, फिर 25 पैसा, फिर 50 पैसा, फिर 10 पैसा, 20 पैसा, इस तरह से भी हुआ करते थे। तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसे बटे हुए थे। तो यहाँ पर 6 आने की वो कमाई हो जाने के बावजूद बिना किसी लालच के, वो बिल्कुल भी ये लालच नहीं करते थे कि मैं बचा हुआ चूरन भी बेचूं या अगले दिन के लिए मैं बचाऊं। तो वो बचा हुआ चूरन जो है बच्चों में फ्री में बांट देते थे। वो चाहते तो और पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? लेखक आगे बताते हैं कि जब भगत बाजार जाते हैं तो उस सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है और वो वहां से अपना सामान सीधे लेकर घर आ जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। उसके अलावा ना तो वो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही गैर जरूरी सामान खरीदने का। क्योंकि अगर हम फालतू के पचड़ों में पड़ेंगे ही नहीं, हम दुनियादारी को देखेंगे ही नहीं कि हाँ इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मुझे भी यही चाहिए, इसके पास ये गाड़ी है तो मुझे भी यही चाहिए, इसने ये अच्छा सा सामान खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है। तो उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। उनका काम है, वो सुबह उठते हैं, जाते हैं पंसारी की दुकान में, जाते हैं, अपना जरूरी सामान उठाते हैं, चूरन लगाते हैं, बेचते हैं और उसके बाद सीधे अपने घर आ जाते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा तो बिल्कुल है ही नहीं। तो लेखक कहते हैं कि हमें उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से हम बच सकते हैं, क्योंकि गैर जरूरी सामान खरीदकर व्यक्ति ना तो खुद फायदा उठा रहा है और ना ही बाजार को सही सार्थकता दे रहा है। अर्थात बाजार की सार्थकता आपको कहां पर बताई गई थी कि बाजार की सार्थकता कहां पर है? बाजार की सार्थकता केवल और केवल यहां तक सीमित है कि बाजार व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार सामान की पूर्ति करा सके, ना कि अनावश्यक सामान बेचे। तो अनावश्यक चीजों को खरीद कर ना तो हम खुद को फायदा कर रहे हैं, क्योंकि जो अनावश्यक चीजें हैं जो कुछ दिन बाद खराब हो जानी है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सामान को लेकर हम ना तो खुद फायदा उठा रहे हैं और ना ही बाजार को सही सार्थकता दे रहे हैं कि हाँ बाजार इसके लिए बना हुआ है। बाजार की सार्थकता तब भी है जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है। कभी भी बाजार का सामान आपको चिल्ला कर नहीं कहता कि आओ मुझे खरीदो। आप ही खुद उसके लालच में पड़ते हैं, आप उसके आकर्षण में पड़ते हैं, आप उसके मौन निमंत्रण पर आकर्षित होते हैं। तो अपनी चकाचौंध से वो आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति उस लालच में पड़ सकता है, उस जो आकर्षण है उसमें पड़ सकता है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति यानी शैतानी शक्ति और व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। क्योंकि कई लोगों में क्या होता है, पैसा यानी कि जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं। तो परचेजिंग पावर जिसका गर्व जिस व्यक्ति को होता है, वो व्यक्ति अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति यानी कि बेकार चीजें, खराब करने वाली चीजें, शैतानी शक्ति यानी कि जो लोगों में गलत भावना पैदा करे ऐसी शक्ति, व्यंग की शक्ति यानी कि मजाक उड़ाने वाली शक्ति ही बाजार को दे सकती है। और ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। अब यहाँ पर एक शब्द बहुत ही प्यारा आया है, सद्भावना। तो ये सद्भावना का नाश होता है। क्यों होता है सद्भावना का नाश? बाजार में छल कपट क्यों बढ़ता है? देखिए, एक पैसे वाला व्यक्ति जाता है कुछ सामान लेने के लिए,
उसको उस चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तो वो कभी भी जाकर उस सामान के रेट को कम नहीं करवाता, उस सामान के लिए थोड़ा बहुत बार्गेनिंग नहीं करता, अनावश्यक होने पर भी वो उस सामान को खरीद लेता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जब जाता है, वो उसी सामान को लेने के लिए, भले ही वो सामान उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा छल कपट फिर आ जाता है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे में जो देख लगता है कि हाँ ये पैसा दे सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही होती है, पैसे वाले लोगों के लिए ही होती है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा हम मतलब पहले तो व्यक्ति खुद ही नहीं जाता कि ये मेरी हैसियत की दुकान नहीं है, लेकिन अक्सर कभी गलती से अगर चला भी गया है तो वहां पे बेइज्जती कर दी जाती है, जो ऐसा लगता है कि थोड़ा कम स्तर के लोग हैं। तो ये है बाजार का एक असली रूप, असली जो बाजार का दर्शन है वो ये है कि बाजार जो है लोगों में छल कपट और सद्भावना का नाश करता है। सद्भावना यानी कि समान भावना ग्राहकों के लिए। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप देखेंगे मॉल में या किसी बड़े होटल में या किसी बड़ी शॉप पर, शोरूम में आप देखते होंगे कि लोगों पर बहुत ज्यादा, लोगों के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एंट्री भी नहीं दी जाती और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि अगर आपको इतना महंगा सामान लेना नहीं था तो आपने क्यों खुलवाया, आपने क्यों देखा। भले ही उस व्यक्ति के जरूरत की सामान हो वो, लेकिन अगर वो उसके बजट में नहीं है तो देख तो सकता है वो कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको वहां पर बहुत ज्यादा लज्जित किया जाता है। तो फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का न होकर केवल लाभ हानि का हो जाता, लाभ हानि का ही सीमित रहता है। यानी कि जो ग्राहक होते हैं, जो बेचने वाला होता है, जो आपका विक्रेता होता है, वो फिर क्या होता है, उसकी जो एक मनोस्थिति होती है वो इस तरह की हो जाती है, वो केवल और केवल अपना लाभ जहां देखता है, अपना नुकसान जहां देखता है, वहीं पर वो पैसे लगाता है, यानी कि वहीं पर वो अपना सामान बेचना चाहता है। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और क्योंकि बाजार जो है वो लोगों की आवश्यकता को पूरी करता है, तो ऐसे जहां पर सद्भावना ना हो, जहां पर लोगों के लिए समान भावना ना हो, जहां पर लोगों की आवश्यकताओं की इज्जत ना हो, लोगों की वैल्यू ना हो, तो ऐसा जो बाजार है वो समाज और मानवता के लिए एक विडंबना है। और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है, और ऐसे बाजार में कमाए गए पैसे, ऐसे बाजार में का जो अर्थशास्त्र है, यानी कि ऐसे बाजार से लिए गए जो पैसे हैं वो अनीति का शास्त्र बनाते हैं, यानी कि वो अनीति से कमाए गए पैसों का बाजार है। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है बाजार दर्शन, ये चैप्टर हमने, इसका जो रिवीजन है वो हमने कर लिया है। तो अभी हम इसी पार्ट से, इस पार्ट को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ जरूरी बातें, क्या कुछ जरूरी चीजें हमने इस पाठ में जानी है, इस पाठ में समझी है। तो जैसे कि यहाँ पर बाजार दर्शन इस पाठ का नाम बताया गया है, और बाजार दर्शन में हमें बताया गया है कि बाजार दर्शन जो असली जो बाजार का रूप है वो क्या है। तो यहाँ पर बाजारवाद के बारे में बताया है, उपभोक्तावाद के बारे में बताया है, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो ये चैप्टर है, इस पार्ट को आपने, इस पार्ट से रिलेटेड सेम चैप्टर अपनी क्लास 9th में उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसमें भी अगर आपने उस समय चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसी पाठ से लिए गए कुछ प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं, ये हमने यहाँ पर पाठ का केवल सारांश यहाँ पर पाठ का लिया था। तो यहाँ पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ये आपके पाठ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो
देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने से क्या होता है। सबसे पहले चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर बहुत सारे प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बाजार का जादू मनुष्य को बांध देता है, यानी कि जादू में मनुष्य बंध जाता है, जादू से मनुष्य जुड़ जाता है। और नंबर 2 है, एक बार अगर जो मनुष्य बाजार के जादू में पड़ गया तो फिर उसे उन्हीं वस्तुओं की कमी खलने लगती है, उसे वस्तुओं की कमी खलने लगती है, यानी कि उसे लगता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये मेरे पास नहीं है, तो ये तो मेरे लिए जरूरी है। तो इस तरह उसे अपनी जो वस्तुएं हैं वहां पर जो दिखती है वस्तुएं जिनके जादू में वो पड़ता है, तो वो कमी उसे खलने लगती है, उसे लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। नंबर 3, वो जरूरत नहीं होने पर भी, यानी कि कुछ कई बार क्या होता है, जरूरत ना होने पर भी चीजें उसे खरीदनी होती है, क्योंकि वो विवश हो जाता है। जरूरत ना होने पर भी सामान खरीदने को विवश हो जाता है, क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस पाठ में क्या होता है कि जब आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तिका से है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। आपकी नजर में उनको आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो देखिए जो भगत जी का व्यवहार था, अभी अभी हमने अंतिम जो हमारा यहाँ पर जो था पैराग्राफ, उसमें हमने पढ़ा कि जो भगत जी हैं वो जब बाजार जाते हैं तो वो सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और फिर वो घर आते हैं। तो उनका ये जो व्यवहार है ये सच में जो एक सशक्त पहलू ये उभर कर इसमें आता है उनके आधार पर कि वो दिखावा नहीं करते हैं, वो केवल अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें लेकर आते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें यूज करते हैं और उतनी ही कमाई करते हैं जितनी की उनको आवश्यकता होती है। और इस तरह बाकी जो चीजें हैं उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो आप इस पाठ से लिख सकते हैं। एक प्रश्न और है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो इसका भी उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाजारूपन से क्या तात्पर्य है बताया। तो बाजारूपन से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो बाजार जो है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना, बाजारूपन से है कि आप बाजार का उपयोग दिखावे के लिए कर रहे हैं और बाजार जो है वो छल कपट से लोगों को निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त करवाता है। तो इस तरह आप इस प्रकार बाजार की सार्थकता कौन व्यक्ति प्रदान करते हैं ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इस पाठ में। इस सारांश में 2 बार मैंने आपको बताया कि जिन व्यक्तियों को वास्तव में आवश्यकता होती है चीजों की, वास्तव में वो चीजें लेना चाहते हैं, अपने लिए जरूरी सामान, आवश्यक सामान जो व्यक्ति खरीदता है वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। इस तरह आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न इस तरह के हैं कि आप उन प्रश्नों के उत्तर, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आसानी से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।
तो बच्चों, जो हमारा ये चैप्टर है बाजार दर्शन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने चैप्टर को पढ़ा है और साथ के साथ हमने आज इसका रिवीजन भी किया है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपने इस पाठ से सीखी भी होंगी कि किस तरह हमें बाजार का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए और बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। बाजार का जो असली उपयोग है, बाजार का जो असली जो बाजार का मेन जो चीज है कि जिसके लिए हम उपयोग के लिए बाजार बनाए गए हैं, वो हमें वहां पर उसको सार्थकता देनी चाहिए, ना कि अनावश्यक वस्तुओं का वहां पर यूज करना चाहिए और आवश्यक ना हो तो हमें चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें इस पाठ में हमें बताई गई हैं। तो आज हमारा जो पाठ है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।